हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा 501 ब्लॉक चल रहा था, चैप्टर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट चैप्टर है 501 का, चैप्टर 10। इसके बाद आपका 502 ब्लॉक शुरू हो जाएगा। आई होप कि आप सभी ने अच्छी तरीके से पिछले सारे 9 चैप्टर की अच्छी रिवीजन कर ली होगी। तो चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, 501 का 10th चैप्टर, प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली देखा जाए ना, सारे चैप्टर जितने भी आपने इसके किए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 501 और 502 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ना बन के आ चुके हैं एग्जाम में। तो चलिए बच्चों, इसमें ना आप कुछ संगठन के नाम पढ़ोगे। जो और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, जल्दी ही कवर कर लोगे इसे, ठीक है। पर याद रखना, याद करने वाला इसमें ज़्यादा है। भारत के संविधान के मूल अनुच्छेद 45 तथा 21A के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो उसको, फिर भी एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। 45 और 21A के अनुसार शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। देखिए बच्चों, ये एक मानचित्र है कि आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन सी एजेंसी कैसे पढ़ोगे, वो ये मैं आपको ना लास्ट में करवाऊंगी, तब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अभी नहीं करवा रही मैं इसको, नहीं तो आपको थोड़ा सा ये ना माइंड में आपके हौच पौच हो जाएगा। तो इसको लास्ट में करना है, इस मानचित्र को देखना आप। तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर शुरू करें। ज्यामितीय कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को हिंदी में सम्मेलन भी कहा जाता है। 1990, 5 से 9 मार्च 1990 में थाईलैंड के शहर, देखिए मैं आप उसको जो हाईलाइटेड है वो आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देती हूँ। 5 से 9 मार्च तक एक सम्मेलन चला था। किस शहर में बच्चों? जमीतियन शहर में। और ये शहर कहाँ पड़ता है? तो ये थाईलैंड का एक शहर है, ठीक है। इसी के नाम से, क्योंकि इस जगह पर सम्मेलन हुआ था, इसीलिए इसी के नाम पर इस सम्मेलन को ज्यामितीय कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि सदस्य देशों के 155 देशों ने इसमें भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 155 में भाग लिया था। सभी के लिए शिक्षा नामक विश्व सम्मेलन के लिए आए प्रतिभागियों ने याद किया कि शिक्षा समस्त विश्व में किसी भी आयु, हाँ इसमें सबसे मेन पॉइंट जो रखा गया वो था बच्चों, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। और इसी के पर्पज से, शिक्षा के पर्पज से ही, शिक्षा में इम्प्रूवमेंट करने के पर्पज से ये सम्मेलन कराया गया था 1990 में। टोटल 155 देशों ने भाग लिया था। सभी के लिए शिक्षा इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ज्यामितीय सम्मेलन की प्रमुख चुनौतियां। अब इसमें टोटल ना 9 मेन चुनौतियां हैं, जिसके बारे में आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। 9 अनुच्छेद या चुनौतियां, कुछ भी कह लो आप। ये बच्चों इसका जो मेन पॉइंट है ना, बस आपको यही याद रखना है। अंदर का मटेरियल याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लेना कि है क्या। क्वेश्चंस बनते हैं तो इसी में से बनेंगे, बस इससे अंदर से क्वेश्चंस नहीं बन के आते हैं। मूल अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना। अब जो जो इसमें चुनौतियां थी, मतलब जिस जिस चीज़ों को कवर करना था ज्यामितीय कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको तुमको सॉल्व करना है। तो ये 9 प्रॉब्लम, जो मेन 9 प्रॉब्लम है, उसको सामने रखा गया था। पहला है आपका बच्चों मूल आवश्यकताओं को पूरा करना। ये जो व्यक्तिगत स्तर पर सभी को, जितने मतलब सभी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, उन सभी के जितने भी सदस्य हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको उनकी अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना है, ठीक है। अधिगम आवश्यकताओं का कार्य क्षेत्र अलग अलग, हाँ ये भी कह रहा है कि हर कंट्री के हिसाब से जो उनका जो मूल अधिगम आवश्यकता है वो अलग अलग हो सकती हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सभी की मूल आवश्यकताओं को, हर व्यक्ति की मूल अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करना इसकी एक चुनौती थी, ठीक है। दूसरा है बच्चों दूरदृष्टि को रूप देना। विद्वान प्रक्रियाओं पद्धतियों को सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए ऐसी विस्तृत दूरदृष्टि की आवश्यकता है जो वर्तमान संसाधन स्तर, संस्थागत ढांचा, पाठचर्या, परंपरागत शिक्षण विधियों से परे हो। यानी कि ऐसी चीजें भी अपनाई जाएंगी जो भविष्य में काम आने वाली हो, ठीक है। जो भविष्य में काम आने वाली हो, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ऐसे संसाधन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा पाठचर्या होना चाहिए जो फ्यूचर में भी काम आ सके, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि समय के साथ साथ लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी बदलती रहती हैं। और बाकी आपको एक अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाहर का समझ लो। अभिज्ञमता का सार्वत्रिकीकरण तथा निष्पक्षता को प्रोत्साहित करना। बच्चों अभिज्ञमता का मतलब होता है पहुंच, ठीक है। तो शिक्षा का जो सार्वत्रिकीकरण है उसको उसकी पहुंच हर व्यक्ति तक होनी चाहिए। ये इसकी तीसरी चुनौती थी, ठीक है। किस तरीके से काम किया जाए कि इसकी शिक्षा का जो पहुंच है वो सभी बच्चों तक पहुंच सके, सभी व्यक्ति तक पहुंच सके। अधिगम पर फोकस करना। बेसिक शिक्षा के साधनों तथा कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाना, बड़ा करना। अधिगम के लिए पर्यावरण संवर्धन, भागीदारी को मजबूत बनाना।
एक सार्थक, ये 8वां हो गया आपका एक सार्थक नीति संदर्भ विकसित करना, और 9वां हो गया संसाधन संगठन। संसाधन संगठन का मतलब ये हो गया बच्चों कि इस तरीके से काम करना कि देश के निजी, सरकारी, यानी कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या एनजीओ हो, सबको मिलकर काम करना होगा शिक्षा का सर्वीकरण करने के लिए। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, जो हमारा आरटीई है वो पहले ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए ही था, लेकिन बाद में उसको ना प्राइवेट में भी लागू कर दिया गया। 25% सीटें इसको दे दी गई हैं, ठीक है। हर स्कूल में 25% जो सीटें हैं वो आरटीई के तहत आ चुकी हैं। पहले नहीं था, पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए था, लेकिन अब प्राइवेट में भी हो गया। तो भाई सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तभी ये शिक्षा का सर्वीकरण हो पाएगा। तो ये 9 चुनौतियाँ आपका जैमितीय कॉन्फ्रेंस में रखा गया था, ठीक है। और ये इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ईजी है, लैंग्वेज भी इसकी बहुत ईजी है, बच्चों के पास समझने की है, और ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। जैमितीय सम्मेलन में मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक क्रियाविधि के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसके निम्नलिखित बिंदु। क्या फ्रेमवर्क रखा गया, यानी कि इस चीज़ पे हमको काम करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है, पर पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद बच्चों कुछ ना बेसिक सिद्धांत भी दिए गए। जैसे देखो कौन कौन से थे बेसिक सिद्धांत। निष्पक्षता, अधिगम पर बल, बेसिक शिक्षा के अर्थ, मतलब यही सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, तुम एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य लक्ष्य स्थापित किए गए। क्या लक्ष्य स्थापित किए गए, तो वो ये, ठीक है। वैसे इसमें से क्वेश्चंस अभी तक बने नहीं हैं एग्जाम में, फिर भी एक बार पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मुख्य लक्ष्य बच्चों मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें भी समझाने लायक कुछ नहीं है, ना ही ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। बट एक बार आप पढ़ लेना इसको, दैट्स इट, रीड कर लेना, उसके अलावा कुछ इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके प्रभाव क्या पड़े, इसके प्रभाव अच्छे पड़े हैं, सकारात्मक पड़े हैं, ठीक है। क्या क्या पड़े हैं ये भी तुम एक बार देख लो, ठीक है। इसमें भी कुछ समझाने लायक नहीं है, तुम एक बार पढ़ लो बस। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वो बनते हैं कि ये जो जैमितीय सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था, कब, किस सन में हुआ था, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, क्या मुद्दे इसमें रखे गए थे, कितने प्रॉब्लम्स रखे गए थे, उसमें हाईलाइट कर रखा है मैंने आपको। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ना पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना बस। ज़्यादा इसके अंदर आपको थ्योरी बेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैमितीय सम्मेलन का E9 देशों पर प्रभाव। ये E9 देश किसे कहा गया बच्चों, ई का मतलब यहाँ पे हो गया एजुकेशन, ठीक है। ई का मतलब हो गया एजुकेशन। अब ये E9 देश क्या है, सुनो देखो। उच्च जनसंख्या दर वाले देश जिसमें बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान सम्मिलित हैं। ये विश्व की जनसंख्या का 50% है। विश्व में जितनी भी जनसंख्या है बच्चों, उसका आधा जनसंख्या ना इन 9 देशों में निवास करता है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा है, इसके लिए इनको थोड़ा सा अलग रखा गया, ठीक है। इन 9 देशों को बाद में जब ये सम्मेलन हो गया, उसके बाद इनका सम्मेलन अलग से कराया गया। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में कराया गया 1993 में, ठीक है। इसी को बोला गया E9। ये E9 के देश को ज़रूर याद रखना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान, ठीक है। ये याद रख लेना। E9 में कौन कौन से कंट्री आते हैं, E9 किसे कहा गया, और ई का मतलब इसमें क्या है, दैट्स इट। अब जैमितीय सम्मेलन के प्रभाव के रूप में E9 देशों की निम्नलिखित उपलब्धियाँ रही। ये उपलब्धियाँ हैं, एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना, बस रीड ही करना और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी जो मेन है वो यही है। उसके बाद बच्चों दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव, इसके बारे में तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। सार्क, सार्क क्या होता है, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई है बच्चों, ये साउथ एशियन आना चाहिए था, यहाँ पे एशियन आएगा, ठीक है। फिर एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, डबल ए है यहाँ पे, साउथ एशियन एसोसिएशन आएगा, तो यहाँ पे एशियन मेरा रह गया था, आप मेंशन कर लेना। ये है सार्क, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्र पर प्रभाव। अब ये क्या कहता है, इसमें सबसे पहले तो इसमें ना 8 देश शामिल हैं, याद रखना। दक्षिण एशिया, ये सार्क शॉर्ट में याद रखो, सार्क। तो सार्क में कितने देश शामिल हैं, 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, देखो, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका, ये 8 देश इसमें शामिल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, जैमितीय सम्मेलन का इस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो भैया इसमें भी पॉजिटिव, सब पे पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ा है। इसका प्रभाव जो है ना सेम टू सेम यही वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है चेंजेस, 1-2 चेंजेस हैं बस, तुम इसको पढ़ लेना, दैट्स इट। इसमें कुछ ऐसा याद करने वाली तुमको ज़रूरत नहीं है। इसमें कह तो रही हूँ बहुत इजी चैप्टर है, कुछ चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है और बाकी चीज़ें समझने की है।
विकासशील देशों के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए जैमितीय सम्मेलन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस प्रकार जैमितीय सम्मेलन का योगदान प्रेरणात्मक तथा प्रत्यक्ष दोनों ही रहा है। ठीक है, अच्छा मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं जैमितीय सम्मेलन का। कब हुआ था बच्चों जैमितीय सम्मेलन? 1990 में। कहाँ हुआ था? थाईलैंड का एक शहर है जैमितियन, वहाँ पे हुआ था। कितने देशों ने भाग लिया था? 155 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, सबके लिए शिक्षा पर बल दिया गया था। बच्चों विकासशील देश किसे कहते हैं? तुमको ऑलरेडी पता होगा, जिससे नहीं पता उन्हें बता दूं। जो डेवलप कर रहे हो, ठीक है, जो विकास कर रहे हो भी। ठीक है, भारत किस में आता है? विकसित में या विकासशील देश में? तो भारत आता है आपका विकासशील देश के अंतर्गत। ये भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। अमेरिका डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो एक विकासशील देश है, विकसित नहीं है, जो विकास कर रहा हो। अब बच्चों विकासशील देशों के निम्नलिखित घटक प्रारंभिक शिक्षा में बाधक कारकों के रूप में देखे गए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? विकसित जो हमारे विकासशील देश हैं बच्चों, उसमें ना मतलब साक्षरता दर बहुत कम है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं ऐसी जिसकी वजह से साक्षरता दर कम है? अपर्याप्त बजट कम है। ठीक है, जब एजुकेशन के लिए तुम्हारे पास बजट ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा शिक्षा के लिए, तो तुम किस तरीके से अपने लोगों को शिक्षित कर पाओगे? अध्यापक और विद्यालय की कमी। अब तो फिर भी अब गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है इसके लिए, अध्यापक भी भर्ती करी जा रही है, नई नई अध्यापक, वो भी शिक्षित ट्रेंड, जैसे कि अब तुम लोग जाओगे पूरी तरीके से ट्रेंड होके जाओगे। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, और स्कूल भी बहुत कम थे। ठीक है, कहीं कहीं पे थे, हर जगह नहीं थे। और उसके बाद है अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफ़ी मात्रा में होती हैं। ये रहने दो तुम। ये वो तुम्हारा हो गया बच्चों अपर्याप्त बजट, विद्यालय और टीचर्स की कमी। टीचर्स की कमी की वजह से पता है क्या होता था कि टीचर्स को ना 3-3 शिफ्ट में भी काम करना पड़ता था। सुबह करेंगे, दोपहर में करेंगे, फिर उसको रात्र वाले स्कूल में भी भेज दिया जाता था। तो किस तरीके से वो पढ़ाएगा? जब टीचर थका हुआ होगा तो वो उसके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं, वो खाना पूर्ति वाला ही काम करेगा। लागत। विकासशील देशों में बहुत से आदमियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वे बच्चों को विद्यालय भेजने का खर्चा नहीं उठा सकते। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम निकाल दी है, पर उस समय ऐसा नहीं होता था, तो वो अपने बच्चों को काम पे लगाते थे और स्कूल नहीं भेज पाते थे। जब तक पेट में खाना नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो पढ़ाई कहाँ से करोगे ये बताओ? तो इंसान की प्राथमिक सबसे पहले जो नीड होती है वो भोजन ही होती है, क्योंकि उसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता। तो उसके लिए फिर उन्हें काम करना पड़ता था। अफ्रीका का उप सहारा क्षेत्र में 4 में से 1, अफ्रीका का उप सहारा क्षेत्र जहाँ गरीबी बहुत है बच्चों, वहाँ पे 4 में से 1 बच्चा, और एशिया देश में 5 में से 1 बच्चा। एशिया के जो देश है, एशिया महाद्वीप है, आप जानते हो ना, तो एशिया के देशों में 5 में से हर एक बच्चा जिसे जीवन यापन के लिए कार्य करना पड़ता है। 5 में से हर एक बच्चा जीवन यापन के लिए अपना ये काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अब भी है ये। निम्न साक्षरता दर। विश्व के कुल निरक्षरों में से 98% ऐसे हैं जो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, और ये विकासशील देशों में रहते हैं। 98% जो इलिटरेट पर्सन है बच्चों, वो विकासशील देशों से आते हैं। ठीक है, देख लो क्या हाल है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की भूमिका। हाँ, यहाँ तुम आगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एजेंसियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से कुछ को एलिब्रेट किया गया है, सबको एलिब्रेट नहीं किया गया, तो तुम इनके नाम पढ़ लेना। ठीक है, बाकी सबको एलिब्रेट नहीं किया है, कुछ को ही है। जैसे विश्व बैंक है, आपका SIDA है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ठीक है, DFID है। इनमें इनको एलिब्रेट किया गया, बाकियों को नहीं किया गया। जिनको किया गया उसको डेप्थ में पढ़ लो, बाकी को आपको डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी स्थापना बच्चों 1995 में कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में इसका नाम है। ठीक है, कहाँ हुई थी? 1995 में हुई थी, लंदन में हुई थी। समझ गए आप? यानी कि 1990 में जो सम्मेलन हुआ था, जैमितीय सम्मेलन, उससे पहले यूनेस्को की स्थापना हो चुकी है। कहाँ? लंदन में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। यूनेस्को नए स्वतंत्र राष्ट्रों को भौतिक तथा मानव संसाधन सहायता प्राप्त करता है ताकि उनकी शैक्षिक विकास हो सके। ये संस्था अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, अध्ययन पाठ्यक्रम निर्मित करने के लिए कार्यक्रम प्रयोजित करता है। यूनेस्को ने ही 1990 की जैमितीय सम्मेलन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, को प्रयोजित किया था। यानी कि योजना किसने बनाई थी? ये 1990 में की जैमितीय सम्मेलन की यूनेस्को ने बनाई थी, याद रखना। सबके लिए शिक्षा अभियान के समर्थन में यूनेस्को ने निम्नलिखित दस्तावेज का निर्माण किया था। ये दस्तावेज तुम पढ़ लेना 3, दैट्स इट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस एक बार रीड कर लेना इनको। अंदर वाले को छोड़ देना, जिस पे हाईलाइट कर रखा है वो रीड कर लेना। 5 केंद्रीय क्षेत्र उसके कौन कौन से थे, इसको भी पढ़ लेना, समझाने वाली बात नहीं है इसमें। फिर आ गया बच्चों आपका यूनिसेफ। अब ये यूनिसेफ क्या है? तो देखो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, हिंदी में हो गया ये आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन फंड। ठीक है, यह संस्था विश्व के 150 से भी अधिक देशों के बच्चों को की उनकी सरकारों के माध्यम से हेल्प करती है। ठीक है,
समझ रहे हो आप, 150 से भी अधिक देशों की हेल्प करती है, ये बच्चों की हेल्प करती है। बेसिकली ये बच्चों के लिए बनाया गया, यूनिसेफ हो गया आपका, यूनेस्को हो गया, ये बच्चों को हेल्प करती है, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, पोषण, जल और शिक्षा। ठीक है, उसके बाद लिंग समानता पर इसका विशेष बल होता है और सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती है, भिन्नताएं ना हो। ठीक है, इसके द्वारा चलाए गए नवाचारी कार्यक्रम तथा अन्य प्रयास विश्व के सर्वाधिक सुविधा वंचित बच्चों की ओर लक्षित होता है। जो बच्चे सुविधा वंचित हैं उनको ज़्यादा उन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, वे बच्चे जो अपवर्जित, असुरक्षित, अलक्ष्य हैं। यूनिसेफ मिलेनियम डिक्लेरेशन 6 तथा सबके लिए शिक्षा में निर्धारित शैक्षिक तथा लिंग समानता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के साथ मिलकर काम करता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिसेफ, यूनेस्को, और अब हम पढ़ रहे हैं विश्व बैंक। तो बच्चों, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक दुनिया भर के लगभग 90 देशों के सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम की बहुआयामी प्रयासों द्वारा सहायता करता है। 90 देशों के लिए, ठीक है, सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के लिए हेल्प करता है ये भी। इसमें से कुछ इस प्रकार है, इसको एक बार तुम पढ़ लेना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। इतने देशों के लिए, 90 देशों के लिए, सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों के संगठन में विश्व बैंक सहायता करता है। सबके लिए शिक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधन संगठन में विश्व बैंक क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका विश्व बैंक। आपने पढ़ा यूनिसेफ, यूनेस्को, और ये पढ़ा आपने विश्व बैंक। जमीयती कॉन्फ्रेंस था जो आपने अलग पढ़ा, अभी पढ़ोगे ना पाई चार्ट के थ्रू तो बहुत अच्छी तरीके से, जो भी तुमको थोड़ा सा हौच पौच रख रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा बच्चों, इसलिए समझो अभी। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, DFID, DFID क्या है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये क्या काम करता है? देखो बच्चों, मैं ना तुम्हें चाहती हूँ और एल्यूब्रेट करना, ठीक है, बट पता है अगर मैं तुम्हें और ज़्यादा एल्यूब्रेट करने लग गई, समझाने लग गई, एग्जांपल्स देने लग गई हर चीज़ में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाया करेगी। फिर ना तो तुम भी नहीं देख पाओगे, तुमको भी बोरियत फील होगा और तुम्हारा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊँ। बाकी अगर आपको और चाहिए होगा कि मैं आपको और एल्यूब्रेट करूँ चीज़ों को, सबके एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वैसे ही करवा दूँगी। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, DFID, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब ये क्या करती है भाई, ये यूके सरकार का भाग है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, यूके सरकार का भाग है। यूके का फुल फॉर्म बताइए आप, चलिए आप कमेंट करके बताना कि यूके का फुल फॉर्म क्या है। जो विकासशील देशों के साथ मिलकर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, अत्यंत गरीबी को कम करने के लिए कार्य करता है। कौन काम करता है? तो भैया गरीबी को कम करने के लिए विकासशील देशों के साथ मिलकर ये DFID काम करता है, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग। DFID विभिन्न सरकारों के साथ, व्यापारिक घरानों के साथ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर निर्धनता के कारण से निपटने के लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम का समर्थन करता है और इससे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के तथा यूरोपीय आयोग भी सम्मिलित है। DFID भारत के कुछ कमजोर राज्य जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आदि की सहायता करता है। ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जनसंख्या भी इसमें बहुत है। स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, बच्चों इसके बारे में तुम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 1 या 2 में पढ़ा है तुमने। ठीक है, SIDA किसको पैसा प्रोवाइड करती है? मैंने तुमको बताया था कि कार्यक्रम चलाया गया था राजस्थान में, कौन सा नाम याद करो, उसके लिए ये पैसा प्रोवाइड करती है। ठीक है, तुम्हारा SIDA स्वीडन की सरकारी एजेंसी है जो विश्व भर में तकनीकी सहायता तथा धन उपलब्ध कराती है। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये याद रखना है तुमको बस। ठीक है, और भारत की इन एजेंसी ने 1964 से लेकर आज तक स्वीडिश द्विपक्षीय विकास सहायता के अंतर्गत सहायता मिल रही है। भारत में चलाई जा रही शिक्षाकर्मी, लो तुम्हें नाम भी यही मिल गया, पता नहीं तुम्हें याद आया कि नहीं, पर यही था शिक्षाकर्मी परियोजना जो राजस्थान सरकार ने चलाया था, उसको ये फंड देते हैं, पैसा ये फंड प्रोवाइड करता है इसको। ठीक है, SIDA से सहायता मिल रही है जो 1987 से चल रहा है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान सुदूर व सामाजिक आर्थिक, ये तुमको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले। ठीक है, ये शिक्षाकर्मी परियोजना के बारे में तुमने ऑलरेडी लेसन 1 या 2 में पढ़ लिया है। ठीक है, इसके लिए पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है? SIDA कर रहा है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। विश्व शिक्षा मंच, डकार और ये सेनेगल। अब देखो ये क्या है, ये हाईलाइट वाला छोड़ो, तुम समझ लो इसे क्या है। सेनेगल एक देश है जो कि पड़ता है आपका पश्चिम अफ्रीका में। ठीक है, ये एक देश है जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। और इसी का जो इसकी राजधानी है डकार।
डकार जो है वो इसकी राजधानी है, सेनेगल की राजधानी है डकार। ठीक है बच्चों, जब जैमेती कॉन्फ्रेंस कराई गई थी तो उसमें ना 10 साल का वो रखा गया था, 10 साल का टारगेट रखा गया था कि 10 साल में देखते हैं कितना प्रोग्रेस करता है। तो 10 साल 1990 में जब ये जैमेती सम्मेलन कराया गया था, उसके 10 साल के बाद 2000 में दोबारा एक सम्मेलन कराया गया, ये जांचने के लिए कि जो जैमेतीय सम्मेलन में जो चीज़ें बोली गई थी वो देश फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांचने के लिए 2000 में सेनेगल की राजधानी डकार में एक सम्मेलन हुआ जिसे डकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इतना ही तुमको याद रखना है, वही चीज़ तुमको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, ठीक 10 वर्ष के बाद डकार सम्मेलन की गई प्रगति को जांचने के लिए सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन को डकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये डकार में हुई थी। अगर सेनेगल आए तो भी मत कंफ्यूज होना। ठीक है, ये देश है, ये इसकी राजधानी है, ये देश पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था कब? 10 साल के बाद। जब जैमेती सम्मेलन हुआ था उसके 10 साल के बाद। जैमेती सम्मेलन 1990 में हुआ था, तो 10 साल कितने हो गए जोड़ लो इसमें, तो तुम्हें सन भी याद करने की जरूरत नहीं होगी। ये हो गया तुम्हारा 2000। ठीक है, इस सम्मेलन से कुछ वर्ष पहले 1996 में यूनेस्को द्वारा गठित 21वीं शताब्दी में शिक्षा पर सम्मेलन पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने शिक्षा की अवधारणा दी, जिसके अंतर्गत शिक्षा के 4 स्तंभ बताए गए। शिक्षा के 4 स्तंभ कौन से हैं? निम्न में से ये तुम्हारा आया था बच्चों, DSSB में आया था 2018 में, देखना आप क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा कि शिक्षा के 4 स्तंभ में से कौन सा स्तंभ, उसमें एक नहीं था, अलग दे दिया था, 3 सेम दिया था और एक नहीं दिया था। तो अभी तुम देख लो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू। ठीक है, जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना। लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए सीखना। लर्निंग टू बी, कुछ होने के लिए, कुछ बनने के लिए सीखना। ठीक है, ये 4 स्तंभ है शिक्षा के। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी। तुमको इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है, नो, डू, टुगेदर, बी। ठीक है, बस सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य। अब क्या क्या इसमें लक्ष्य रखे गए, एक बार रीड करना चाहो तो कर लेना, नहीं चाहो तब भी कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, छोड़ना नहीं। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं बने इसमें से, मैं तुम्हें बता दूं, पर एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, तो रीड कर लेना। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया बच्चों ख़त्म, सारांश ख़त्म हो गया, डन। तुम्हारा बच्चों 501 ब्लॉक डन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम 502 शुरू करेंगे। ठीक है, और इसमें से अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम कुछ भी पूछना चाहो बच्चों, मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और एक मैंने तुम्हें कहा था, मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगी, ये भी समझ लो एक बार। ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शन, तुमने जितना भी पढ़ा है हौच पौच हो गया होगा, अब देखो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अंतर्राष्ट्रीय परिदर्शन एजेंसियाँ कौन कौन सी तुमने पढ़ी? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और DFID। ठीक है, ये तुमने एजेंसीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले तुमको सबसे पहले ये वाला जैमेती वाला पढ़ना है। उसके बाद तुम पढ़ोगे, ये गलत टाइप हो गया है, 2009 नहीं 2000 है ये। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था। जैमेतीय सम्मेलन जो हुआ था उसके 2 मेन पॉइंट थे। क्या? एक तो E9 वाला तुमने पढ़ा था, E9 देश कितने थे, उसमें कौन कौन से थे। दूसरा तुमने सार्क के बारे में पढ़ा था, ये जैमेतीय सम्मेलन के अंतर्गत आते थे कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जैमेतीय सम्मेलन के अंतर्गत ये आते हैं। इसी के जांचने के लिए दूसरा सम्मेलन कराया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं 4, जिसके बारे में तुमने डेप्थ में पढ़ा था। सभी के लिए शिक्षा संबंधी पहल और विकसित तथा विकासशील प्रारंभिक शिक्षा। बस खत्म हो गया बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। टेक केयर, बाय। पढ़ते रहिए।